हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चरलिज्म और ये उसके सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? ढांचा। और तो फिर स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मतलब हुआ? किसी भी सब्जेक्ट मैटर का स्ट्रक्चर बताना। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी सब्जेक्ट मैटर का स्ट्रक्चर बताता है, उसका ढांचा बताता है, वो कैसे बना है। अब बताएगा कैसे ढांचा। अब जो भी सिस्टम है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसके अपने कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ यूनिट्स होंगे, तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, यही स्ट्रक्चरलिज्म बताता है। अब हुआ यूं था कि 20th सेंचुरी में जो स्कॉलर्स थे, उनका मानना था कि स्ट्रक्चरलिज्म को जाने बिना वर्ल्ड की कोई भी नॉलेज अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो स्ट्रक्चरलिज्म हमें जानना ही पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही हम स्ट्रक्चरलिज्म का इम्पैक्ट और भी दूसरे कई फील्ड्स में देख सकते हैं। सिर्फ लैंग्वेज सिस्टम में ही नहीं है स्ट्रक्चरलिज्म का जो इम्पैक्ट है, बल्कि चाहे जो भी कोई भी फील्ड ले लो, अब आप म्यूजिक ले लो, आर्ट्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, साइंस ले लो, कोई भी सिस्टम हुआ, कोई भी फील्ड हुआ, हर जगह ही हम उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और उसके स्ट्रक्चरलिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो अब लिंग्विस्टिक में स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, कैसे आया, ये देखते हैं हम। तो लिंग्विस्टिक में स्ट्रक्चरलिज्म आया फर्डिनांड डे सॉजियर की वजह से। अब क्या हुआ था, जो भी उनके लेक्चर्स थे उनके ऊपर नोट्स बनाई गई थी और उन नोट्स के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। अब ये उनके मरने के बाद 1916 में पब्लिश हुई थी। अब इसी बुक में सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक का जिक्र किया गया। अब इसमें हमें स्ट्रक्चरलिज्म मिलता तो है, लेकिन इसका यूज क्रिटिक्स उस समय नहीं करते थे, बल्कि इसको अप्लाई आफ्टर 1950 किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि 1950 तक तो न्यू क्रिटिसिज्म था और उसके बाद जो क्रिटिक्स है स्ट्रक्चरलिज्म का यूज करने लगे। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन क्या हुई। Structuralism is an approach to the study of language which considers a language to be primarily a system of relations, that is, the place of every element in language, speech, sound, word, etc. is defined by the way it relates to other elements in the language, है ना। तो क्या है भाई, ये एक अप्रोच है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि उसके जो भी एलिमेंट्स है, जो भी यूनिट्स है, क्या हुए उसके एलिमेंट्स, उसके यूनिट्स, जो भी फोनेटिक्स है, जो भी वर्ड्स है ना, जो भी साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म से हम यही पता करते हैं और ऐसे ही वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे अभी मैंने आपको बताया कि 1950 तक न्यू क्रिटिसिज्म था और उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आया, है ना। तो न्यू क्रिटिसिज्म से स्ट्रक्चरलिज्म आया कैसे? अब 1920 टू 1950 जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म का दौर था, है ना। उस समय न्यू क्रिटिसिज्म फ्लॉरिश कर रहा था। अब लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले जो भी टेक्स्ट होता था, उसके ऑथर्स जो होते थे, उसके बायोग्राफीज, उस के हिस्ट्री, बैकग्राउंड, प्लस किस इंटेंशन से उसने उस टेक्स्ट को लिखा है, इन सब को ही कंसीडर किया जाता था, है ना। बट आफ्टर 1920 जब न्यू क्रिटिसिज्म आया, न्यू क्रिटिक्स क्या करते थे, उनका फोकस मेनली क्लोज रीडिंग पर ही होता था और वो जो थे वो इन सब चीज़ों को, ऑथर के इंटेंशन को, बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को, इन सब को इग्नोर करते थे और उनका मानना था कि एक टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए उसकी क्लोज रीडिंग ही सफिशिएंट है। और वो क्या पढ़ते थे, रिदम, मीटर, थीम, इमेजरी, मेटाफोर, यही सब को एनालाइज करते थे, इन्हीं सब को जान के किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते थे, है ना। तो अब न्यू क्रिटिसिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ? अब आफ्टर 1950 उसकी जो न्यू क्रिटिसिज्म के डिक्लाइन होने की वजह थी, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म
सिर्फ टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग पर ही कंसंट्रेट करता था, बल्कि उसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल उसका ध्यान नहीं गया था। अब जब क्लोज रीडिंग करते हैं तो कोई भी चीज जो है वो सब्जेक्टिव बन जाती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई पोइट्री हुई है ना, तो अब कोई पर्सन उस पोइट्री को पढ़ रहा है, तो उसके लिए अगर वो सिर्फ उसकी क्लोज रीडिंग करे, सिर्फ उसके मीटर और रिदम पे ध्यान दे, उसकी इमेजरी पे ध्यान दे, तो शायद उसको कुछ और फीलिंग्स आए, उसके लिए कुछ और मीनिंग बने उस पोइट्री के लिए। और किसी और अगर हमको दे वो पोइट्री, सेम पोइट्री रीड करने के लिए, तो उसके लिए शायद कोई और मीनिंग हो उसी सेम पोइट्री का, है ना। और प्लस उस पोइट्री का कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं था कि भाई ऐसी होनी चाहिए पोइट्री। तो जो हमारे फ्राई हैं, इन्होंने अपनी बुक एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में बताया कि लिटरेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है और इसके ऑब्जेक्टिव लॉज होने चाहिए, है ना। मतलब कोई तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई पोइट्री ऐसी होती है, तो इसीलिए अब आफ्टर 1950 स्ट्रक्चरलिज्म का यूज करने लगे, है ना। तो अब हम देखते हैं सर्जियर जी की क्या उन्होंने बताया हमें स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। तो उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को समझाने के लिए ये कुछ थ्योरीज दी, जो क्या क्या है, लैंग-पेरोल, साइन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक, और डायक्रॉनिक एंड द सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या हुआ, डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लैंग और पेरोल को। लैंग क्या है? लैंग सिंपली हम कहा जाए तो किसी भी लैंग्वेज सिस्टम के ग्रामर रूल्स है, उस लैंग्वेज सिस्टम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। कि आप ग्रामर रूल्स जैसे सिंटेक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, भाई हम टेंसेस पढ़ते हैं और जितने भी ग्रामर रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हर एक लैंग्वेज सिस्टम का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, या हम सब मानते हैं। तो जो उस फिक्स्ड स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, तो वो रूल्स ही हमारा लैंग होता है, यानी कि ये एक लिंग्विस्टिक सिस्टम होता है ना। तो अब पेरोल क्या होता है? पेरोल जो है वो इसी लैंग्वेज सिस्टम का यूज होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि एक्चुअल स्पीच होता है। अब हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से बात करता है, ग्रामर रूल्स तो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से उस लैंग्वेज को बोलता है ना। तो अब सेम वे में लैंग और पेरोल को समझाने के लिए जो सेजर थे उन्होंने लिया एग्जाम्पल चेस का। अब उन्होंने क्या कहा कि चेस एक गेम है, हम सब जानते हैं। अब इसके जो रूल्स हुए, चेस के रूल्स जो है वो फिक्स्ड है, इसके जो रूल्स है वो हमें डिनोट करते हैं लैंग को। अब कैसे? क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो हर प्लेयर को जो भी खेलना है वो उसे उस रूल्स को फॉलो करके ही चेस गेम को खेलना है ना। लेकिन जो प्लेयर्स है वो अपने अलग तरीके से खेलते हैं, रूल्स तो सेम है लेकिन उसे वो अपने तरीके से यूज करते हैं, अपने तरीके से खेलते हैं, है ना। तो यही पेरोल को डिनोट करता है कि भाई हर इंडिविजुअल जो है वो अपने तरीके से लैंग्वेज को यूज करता है, अपने तरीके से बोलता है ना। तो स्ट्रक्चरलिज्म इसी तरीके से आया। अब क्या हुआ था, ह्यूमन लैंग्वेज को स्टडी कर रहे थे सेजर जी। अब इनका मानना था कि अगर ह्यूमन लैंग्वेज को स्टडी करना है तो हम डिफरेंट इंडिविजुअल को हम नहीं स्टडी कर सकते, उनके लैंग्वेज को ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या स्टडी करना चाहिए, जो ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो जिस लैंग्वेज के एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो उसे फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होगा, वो किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर को, किसी फिक्स्ड लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से अपने तरीके से बात करते हैं। तो ये नहीं कि हम इंडिविजुअल के स्टाइल को हम स्टडी करें, बल्कि हम एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करें, और इस तरीके से लैंग की स्टडी की जाने लगी, है ना। पेरोल के बाद लैंग आया, है ना। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म आया। अब आगे हम देखते हैं कि साइन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्या है ना। तो अब सर्जर जी ने बता तो दिया कि लैंग पढ़ना है हमें, पेरोल को नहीं, लैंग को ज़्यादा स्टडी करना है कि स्ट्रक्चर क्या है हमें ये जानना है। तो लेकिन अब ये लैंग बना कैसे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज जो है वो कुछ और नहीं बल्कि साइंस का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ साइंस है ना।
तो अभी फर्दर उन्होंने साइंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, है ना। तो अब सिग्निफायर क्या है? सिग्निफायर जो है जैसे कोई भी लैंग्वेज हुआ, उसका जो यूनिट है ना, कोई भी वर्ड हो गया, तो उसको बोलने के लिए जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उसको प्रोनाउंस करने के लिए जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, किसी ना किसी तरीके से तो उस वर्ड को बोलेंगे। अब प्लस हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम अब लिखते भी हैं। तो हम जो भी इमेजेस बनाएंगे, जिस तरीके से हम जिस भी लेटर्स का यूज करके हम उस वर्ड को लिखेंगे, वो हुआ सिग्निफायर। और सिग्निफाइड क्या हुआ? सिग्निफाइड इजी है थोड़ा, कैसे जो भी उसका मीनिंग हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, जो भी सिग्निफायर है उसका जो मीनिंग निकलता है, जो हमें सुनते के साथ ही पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाता है, वही हमारा सिग्निफाइड हुआ, है ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक वर्ड है ट्री, है ना। तो अब इस ट्री वर्ड को हम देखते हैं, इसमें सिग्निफायर क्या हुआ? जो ये जो लेटर्स हैं कि भाई ट्री जो लिखा जा रहा है, ट्री एक साइन है, एक वर्ड रिटर्न वर्ड, हमने सबसे पहले रिटर्न वर्ड लेते हैं कि अब सिग्निफायर इसमें क्या है? ट्री हम लिखते कैसे? अब उसके लिए हम ऐसे करके टी बनाएंगे, है ना, फिर आर बनाएंगे, ई बनाएंगे, ई बनाएंगे। तो यही हुआ सिग्निफायर कि हम इस तरीके से इमेज बना के इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से जो लेटर्स होंगे इसी तरीके से दिखेंगे, ये सिग्निफायर हुआ। अब सिग्निफाइड क्या हुआ? सिग्निफाइड हुआ भाई हमने पढ़ा ट्री, पढ़ते के साथ ही हमें समझ में आ गया कि ट्री है क्या, कि ये ट्री में लीव्स होते हैं, उसके ब्रांचेस होते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो भी फीचर्स होते हैं ट्री के, तो हमें उसको देखते के साथ ही हमें समझ में आ गया, पढ़ते के साथ ही समझ में आ गया कि यही ट्री ऐसा होगा, है ना। तो अब स्पोकन वर्ड भी हो सकता है, ट्री ऐसा नहीं है हमसे पढ़ेंगे रिटन वर्ड ही हो, ये स्पोकन वर्ड भी हो सकता है, हम बोल भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं ट्री को, है ना। तो अब इसमें क्या है, जो ट्री को बोलने के लिए हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम जो बोल रहे हैं ट्री, है ना, हम ट्री बोल रहे हैं, तो जो हम ट्री का जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कोई और साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हुआ सिग्निफायर। और सिग्निफाइड क्या हुआ? बोलते या सुनते के साथ ही हमें ट्री को, मतलब हमें पता है, हम बोल रहे हैं तो हमें पता है ट्री है क्या, सुन रहे हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि ट्री है क्या, उसके सारे फीचर्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, हमारी एक माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हाँ यही ट्री है ना। अब जैसे कैट हो गया, कैट भी ऐसे ही अगर हम ले तो भाई जिस तरीके से CAT कैट है लिखते हैं, CAT हम लिखते हैं, तो वो रिटर्न वर्ड में सिग्निफायर हो गया। अब हम बोलते हैं कैट करके, तो वो बोलने में स्पोकन वर्ड में वो सिग्निफायर हो गया, और लेकिन बोलते और सुनते के साथ ही सिग्निफाइड तो सेम रहा, हमें समझ में आ गया कि बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ बोलती है, या डोमेस्टिक एनिमल है, जितने भी फीचर्स हुए कैट के वो हमारे माइंड में आ जाते हैं कि ये एक एनिमल है, तो ये यही इसका मीनिंग है, कैट यही है, हमें समझ में आ जाता है। अब सेजर जी क्या बताते हैं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है ना। तो अब इसका आर्बिट्रेरी अब आगे मैं आपको समझाती हूँ, क्लियर करती हूँ। उनका मानना क्या था कि जो भी साउंड है और उसका जो मीनिंग है, यानी सिग्निफायर और जो सिग्निफाइड है, उसमें कोई, उसके बीच में कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं होता है ना। कि भाई यही सिग्निफायर होगा और इसका ही सिग्निफाइड, यही सिग्निफाइड इसको जो है डिनोट करेगा, कन्वे करेगा। तो ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो फिक्स्ड नहीं है, नेचुरल नहीं है, बल्कि आर्बिट्रेरी है, यानी कुछ भी हो सकता है। किसी भी सिग्निफायर के लिए कई सारे सिग्निफाइड हो सकते हैं, वो एक ही वर्ड दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट को शो कर सकता है, प्लस एक ही कॉन्सेप्ट के लिए कई सारे सिग्निफायर हो सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं ना। इसके अब हम समझते हैं कि कैसे करके आर्बिट्रीनेस होगा एग्जांपल से। जैसे कि ये वर्ड ट्री हो गया, हमें नहीं पता ये ट्री बोला कैसे, क्यों है ये ट्री वर्ड कहाँ से आया, ये ट्री ट्री ही क्यों है ना। हम कुछ और भी तो इसको बोल सकते थे, हमें नहीं पता है ना। तो भाई अब कैट हो गया, एप्पल हो गया, हर्ट हो गया, कोई भी वर्ड हुआ तो हमें नहीं पता वो ऐसे क्यों बोला जाता है ना। वो जैसा है वैसा ही है, हमेशा से वैसे ही बोला जाता है। तो अब आगे हम और देखते हैं। अब यही ट्री वर्ड को का ही हम अभी एग्जांपल लेते हैं कि ट्री वर्ड अभी एक सिग्निफायर हम लेते हैं, है ना। कि अब ट्री वर्ड अब जब सिग्निफायर है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेम सिग्निफाइड ही शो करेगा। भाई ट्री वर्ड जैसे हम सुनेंगे या पढ़ेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है माइंड में पीपल ट्री आ जाए, है ना, और कुछ लोगों के लिए उनके माइंड में मैंगो ट्री आ जाए। तो भाई अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आने लग गए, है ना। तो सेम वर्ड था ट्री, सेम सिग्निफायर, बट कॉन्सेप्ट
चेंज हो गए, है ना। और प्लस एक और पॉइंट बनता है कि भाई जिन पीपल को जो भी लोग हैं जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, वो तो अननोन है ट्री वर्ड से, तो भले ही ट्री एक सिग्निफायर हुआ, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो ये वर्ड यूजलेस हुआ, उनके लिए ये कोई भी सिग्निफाइड नहीं कन्वे करेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा, उनके लिए ये सिग्निफायर का काम नहीं करेगा, है ना। तो यानी कि वर्ड ट्री एक सिग्निफायर है, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताता है। और अगर सिर्फ ट्री वर्ड हम सुने तो अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, अलग अलग कई तरीके के ट्रीज होते हैं, है ना। तो सेम वे में हम कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कैट, भाई छोटी कैट है, बड़ी कैट है, ब्लैक कैट है, व्हाइट कैट है, अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ एक वर्ड कहा गया है कैट, है ना। और अब ये जो कैट वर्ड है इंग्लिश में बोला जा रहा है, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको नहीं पता कैट क्या है, बिल्ली है ये क्या है, उनके लिए ये बिल्कुल न्यू वर्ड है। अब सेम वे में भाई सिग्निफायर जो है वो भी कई सारे हो सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट के, है ना। अब जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं ट्री का, ट्री इंग्लिश में है, पेड़ हिंदी में है, तो मीनिंग क्या है, मीनिंग तो सेम है। अब पेड़ बोले या हिंदी, जिनको दोनों लैंग्वेज आती है उनके सामने तो पेड़ बोल लो, आप ट्री बोल लो, उनको तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये उनके माइंड में ट्री की इमेज बन जाएगी। जो ट्री के जितने भी फीचर्स हुए, जैसा बताया था, लीव्स हुए, ब्रांचेस हुए, ऑक्सीजन देता है, या जो भी फीचर्स हुए वो उन्हें पता चल जाएगा कि यही ट्री है। और कैट भी सुनते के साथ या पढ़ते के साथ ही उनको पता चल जाएगा, चाहे बिल्ली बोल लो उनको पता चल जाएगा, हाँ भाई यही कॉन्सेप्ट है, यही एक एनिमल है, ये पता चल जाएगा, है ना। तो कैसे पता चला ये, सिग्निफायर तो अलग अलग हुए, है ना। तो यानी कि उनका कोई फिक्स रिलेशन नहीं हुआ, सेम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं लेकिन अलग अलग सिग्निफायर चेंज हो जा रहे हैं। तो यही कह रहा है कि यही होती है आर्बिट्रीनेस, कि भाई कुछ भी रूल फिक्स्ड नहीं है। अब इसके और आर्बिट्रीनेस को हम अलग लेवल पे समझते हैं, जैसे ये वर्ड ट्री हुआ, अब ये ट्री ही क्यों है, वो फ्री क्यों नहीं है, प्री क्यों नहीं है, क्री क्यों नहीं है ना। यानी कि हमने सिर्फ ट्री साउंड को ही सेलेक्ट किया बोलने के लिए कि जो भी ट्री के फीचर्स है, पेड़ है ना, तो उसके लिए हमने ट्री वर्ड को चूज किया कि हम ट्री बोलेंगे, हम फ्री, प्री, क्री ये सब नहीं बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कोई भी वर्ड जो है वो इंडिविजुअल आइसोलेशन में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी वर्ड भाई उसका किसी और वर्ड्स के साथ, किसी और एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। अब ट्री जो है वो सिर्फ अकेला ट्री नहीं है, वो किसी और वर्ड्स के साथ भी उसका रिलेशन है, कि फ्री के साथ उसका रिलेशन है, कि वो फ्री नहीं है, वो प्री नहीं है, वो क्री नहीं है, इसीलिए वो ट्री है, वो अकेला नहीं है सिर्फ वर्ड, कि अकेला ही आ गया। भाई कई सारे वर्ड्स थे, कई सारे हमारे पास साउंड्स थे, उसमें से हमने ट्री चूज किया है ना। तो ऐसे ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक का। सिंटैग्मेटिक क्या है, ये एक ऐसा रिलेशन है, जो भी लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं तो कोई भी वर्ड हुआ, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो उस रिलेशन को बताता है सिंटैग्मेटिक। जैसे मैंने कहा ट्री, तो उसमें ट्री साउंड है जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सिंटैग्मेटिक रिलेशन हो गया। अब पैराडिग्मेटिक रिलेशन क्या हुआ, वो जो है वो जो आइटम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन हो सकते थे, है ना, ये पॉसिबिलिटीज को बताता है कि ये हो सकता था। ट्री शायद क्या पता ट्री ना होता, वो फ्री होता। अगर शुरू से ही किसी को लगता कि ये फ्री होना चाहिए, ये ट्री नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फ्री होता, धीरे धीरे वो फ्री बोलने लगते हैं हम उसे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ट्री ट्री है, ट्री को ही सेलेक्ट किया गया बोलने के लिए, और प्री नहीं है, क्री नहीं है, फ्री नहीं है। तो जो सिर्फ पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जो रिलेशन है उन एलिमेंट्स के साथ, जो सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, जो नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, जो कि एब्सेंट है, वो है बताता है हमें पैराडिग्मेटिक रिलेशन। ओके, तो अब ये हमें क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं हम। आगे सेम वे में स्ट्रक्चरलिज्म, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी वर्ड आइसोलेशन में नहीं होता है, आइसोलेटेड नहीं होता है, बल्कि उसके साथ और भी दूसरे वर्ड्स होते हैं। सेम वे में ये बाइनरी अपोजिशन भी बताता है। ये भी सेम वे में कहता है कि हर एक वर्ड जो है वो पेयर्स में होते हैं, है ना, पेयर में होते हैं। और वो जो पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में ऑपोजिट होते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं समझाऊं तो भाई डे है तो नाइट भी है, अब ब्लैक है, व्हाइट भी है, डेथ है, लाइफ भी है ना, फेलियर है, सक्सेस भी है।
तो ये बाइनरी ऑपोजिशन है, यानी कि कोई भी वर्ड आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि उसका एक ऑपोजिट वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है, तो यानी वो एक पेयर में है अपने ऑपोजिट वर्ड के साथ, है ना, यही कहता है बाइनरी ऑपोजिशन। हाँ, अब स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए हम स्ट्रक्चर को, किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझेंगे, तो लेकिन हम किस तरीके से हमें उसके स्ट्रक्चर को समझे, है ना, यहीं से जो थ्योरीज आती है डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक की थ्योरीज आती है कि भाई कोई भी लैंग्वेज सिस्टम है, कोई भी लैंग्वेज सिस्टम हमने ले लिया, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। किसी भी एरिया को लेंगे उसमें वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है कि पहले किसी और तरीके से बोला जाता था, जैसे हम अपना एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर धीरे धीरे लैंग्वेजेस में चेंज हुए, हमारी भाषा बदली, हम हिंदी बोलने लगे, उसके बाद हमारी हिंदी में भी काफ़ी चेंजेस आए, और आज हमारी जो लैंग्वेज है वो आज से कई साल पहले जो लैंग्वेज थी उससे बहुत अलग है ना, ये हम नोटिस कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व करती है ना, तो उसका इवॉल्व में उसका स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है, और अब क्या है, सिर्फ इवोल्यूशन ही नहीं, अब हम स्ट्रक्चर जो है विद इन टाइम पीरियड भी, भाई ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो इवोल्यूशन देखेंगे हम, है ना, कि लैंग्वेज सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, और विद इन पीरियड अगर देखेंगे तो भाई जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें क्या स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ये दो तरीके की स्टडीज हो गई, दो तरीके का स्टाइल हो गया स्ट्रक्चर को पढ़ने का। तो फर्स्ट हो गया हमारा डायक्रॉनिक, सेकंड हो गया सिंक्रोनिक, है ना। तो डायक्रॉनिक क्या हुआ, जो लैंग्वेज की इवोल्यूशन को देखेगा कि ओवर द पीरियड ये किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुआ है वो हम पढ़ेंगे डायक्रॉनिक स्टडी में, है ना, कि किस तरीके से वो लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व हुआ है। और सिंक्रोनिक में हम क्या पढ़ेंगे, विद इन टाइम पीरियड में किस तरीके से उसके, यानी कि अभी जैसे हम 21st सेंचुरी में है ना, तो इस पीरियड में जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है हमारी लैंग्वेज के, जो भी स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो हम सिंक्रोनिक में पढ़ेंगे। ओके, सिंक्रोनिक स्टडी में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सब पूरा स्ट्रक्चरलिज्म क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।